हे गाइस व्हाट इज अप, दिस इज योर पर्सनल एविएटर भैया। सो हम लोग लास्ट टाइम पार्ट 1 यहाँ पे छोड़े थे। नॉर्मल कैटेगरी मतलब ये तो हमने कर लिया था, हमें करना था मैन्यूवर लिमिट्स। तो देखो मैन्यूवर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैन्यूवर ऑन द ग्राउंड, एक होता है मैन्यूवर ऑन द एयर। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एयर वाले की। और याद रखना तुम लोगों को इस चीज़ का तो पता होना चाहिए भाई, मूवमेंट और मैन्यूवर दोनों में अंतर क्या होता है। ये दोनों चीज़ वैसे तो मूवमेंट और मैन्यूवर तुम्हारे ग्राउंड पे होते हैं, बट जब हम लोग एयर की बात करते हैं तब सिर्फ मैन्यूवर की बात होती है, ठीक है। ओके, इन एयर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा इन एयर, मतलब हवा में हम लोग इन एयर मैन्यूवर करते हैं। और मैन्यूवर के अंदर दो चीज़ आती है तुम्हारी, एक आती है तुम्हारी नॉर्मल कैटेगरी और एक आती है तुम्हारी यूटिलिटी कैटेगरी, ठीक है। तो देखो हम लोग अभी बात करें नॉर्मल कैटेगरी के बारे में, तो इसमें ये लिखा है कि जो तुम्हारा सेस्ना 172 प्लेन है वो बोथ नॉर्मल और यूटिलिटी दोनों कैटेगरी के लिए सर्टिफाइड है, मतलब इससे तुम दोनों चीज़ें कर सकते हो। जो नॉर्मल कैटेगरी होती है उसमें तुम नॉन एरोबैटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते, ओके। और इसमें कुछ दो चीज़ें हैं जो तुम और नहीं कर सकते भले ही तुम नॉर्मल कैटेगरी में हो। देखो पहला जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा स्टॉल्स के अंदर है विप स्टॉल्स। एक स्टॉल के अंदर की एक टाइप होती है विप स्टॉल्स, वो तुम नहीं कर सकते। और तुम एंगल ऑफ बैंक, यानी तुम्हारा जो बैंक एंगल होता है अपने प्लेन को ऐसे टेढ़ा करना, मतलब प्लेन तो सीधा रहता है ऐसे, मतलब सॉरी ये भी सीधा नहीं है, ये तो सीधा रहता है। तुम ऐसे एंगल को अपना, ये तो तुम्हारा प्लेन का एंगल है, उसको तुम ज़्यादा 60 डिग्री से ज़्यादा टेढ़ा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूड कौन सी चीज़ें करनी है। पहला तुम्हें विप स्टॉल से हटाना है, दूसरा तुम्हें एंगल तुम्हारा 60 डिग्री से ज़्यादा बैंक नहीं होना चाहिए जब तुम मैन्यूवर कर रहे हो अपने फ्लाइट में। तो देखो इसमें ये चार चीज़ तुम कर सकते हो, ये चार चीज़ तुम्हारी सर्टिफाइड है, बट विप स्टॉल तुम इसमें नहीं कर सकते, ओके। और इन दोनों इन चारों का तुम्हारा जो स्पीड है एक नॉट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो जो तुम्हारा अब्रप्ट यूज़ ऑफ कंट्रोल्स होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से तुम ब्रूटली कंट्रोल कर रहे हो या मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, वो तुम 99 नॉट्स के आगे नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो यार एयर फ्रेम पे थोड़ा दबाव पड़ने लगता है। और इसमें पीओएच में बेसिकली खुद बोला है कि यार मत करो, तो तुम क्यों ही करोगे, तुम्हें मौत को अगर मुंह लगाना है तो कर सकते हो। खैर, और ये जो तुम्हारा 99 नॉट्स है, इट्स ऑल्सो योर मैन्यूवरिंग स्पीड। और जो नॉर्मल में मैन्यूवरिंग स्पीड है वो तुम्हारी 99 नॉट्स है, बट यूटिलिटी में अगर देखोगे तो 92 नॉट्स हो जाती है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तुम्हारा आ जाता है यूटिलिटी कैटेगरी। और ये जो एयरप्लेन है इज़ नॉट डिजाइन फॉर प्योरली एरोबेटिक फ्लाइट। देखो जो एरोबेटिक फ्लाइट होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ एरोबेटिक फ्लाइट होती कैसी है। रेडबुल वाली तुम लोग ने ऐड देखी होगी जिसमें वो लोग ये कोन्स लगे रहते हैं, इतने सारे कोन्स लगे रहते हैं, इसके बीच में से एक यहाँ से आता है, फिर एक यहाँ से आता है, फिर एक यहाँ से आता है। वो होती है तुम्हारी प्योरली एरोबेटिक फ्लाइट्स जिससे तुम एरोबेटिक करते हो। लेकिन तुम सेस्ना 172 से भी एरोबेटिक्स कर सकते हो। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें करना है अपना सीपीएल, तो सीपीएल में भाई तुम्हें कुछ मैन्यूवर सिखाते हैं, कुछ स्टंट्स वो लोग करके दिखाते हैं। स्टंट नहीं कह सकते, बेसिकली तुम्हें हाउ टू हैंडल योर ओन एयरक्राफ्ट, कैसे तुम्हें पता करे कि कैसे क्या होता है, स्टॉल को तुम रिकवर कैसे कर सकते हो, और हर चीज़ तुम्हें सिखाते हैं। वो एक तरीके से तुम्हारा जायज़ रहता है सीखना, मतलब तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहती है सीखना। इसलिए इस प्लेन को सेस्ना 172 को ऐसा बोला गया है कि यूटिलिटी कैटेगरी के लिए भी है ये। तो वही बात इस पूरे पैराग्राफ में की गई है, इसको तुम बाद में पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात है, यूटिलिटी कैटेगरी में तुम्हारा जो पीछे वाली सीट है वो ऑक्यूपाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे पायलट बैठा है, यहाँ पे तुम्हारा इंस्ट्रक्टर बैठा है, पीछे चार अपने, ओ सॉरी, दो दो अपने दोस्तों को और बैठा लो, और पीछे मस्त लगेज भी रख लो पूरा यहाँ पे दो कंपार्टमेंट में। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई ठीक है। तो पीछे की सीट और पीछे का लगेज कंपार्टमेंट दोनों एम्प्टी होना चाहिए। अब देखो यहाँ की जो लिमिट्स है वो सेम आई गेस है, हाँ सेम है, देखो तभी मैंने यहाँ पे लिखा है सेम। लेकिन इसमें इसमें तुम स्टॉल्स में फिर से विप स्टॉल्स नहीं कर सकते हो। लेकिन अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाती है मेरे भाई, तुम देखना स्पिन्स। स्पिन्स तुम्हारा नॉर्मल कैटेगरी में नहीं था। देखो ये चार चीज़ें यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे पांच चीज़ हो जाती है। ये तुम्हारी देखोगे तो पांच चीज़ हो जाती है, और स्पिन्स उसमें नहीं था, यहाँ पे स्पिन्स भी आ जाता है। यहाँ पे अब्रप्ट यूज ऑफ कंट्रोल्स 92 नॉट्स के ऊपर नहीं कर सकते, या नो सिट, ओके। देखो नॉर्मल 99, यूटिलिटी 92, यहाँ तक सही हो गया मेरे भाई। एरोबेटिक्स डेट में इम्पोज हाई लोड शुड नॉट बी अटेम्प्टेड, मतलब एरोबेटिक्स ऐसे जो तुम्हारा बहुत हाई लोड डाले एयर फ्रेम पे, तो वैसे एरोबेटिक्स परमिटेड नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्लाइट लोड फैक्टर्स, अब देखो फ्लाइट लोड के जो फैक्टर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा ज़रूरी है यहाँ से देखना। देखो फ्लाइट लोड के जो फैक्टर्स होते हैं, मिनिमम टेक ऑफ वेट जो तुम्हारा होता है 2450, ओके। और अगर तुम फ्लैप्स अप करके चलते हो, अगर तुमने फ्लैप्स अप करा है, तो जो तुम्हारे फ्लैप्स हैं या जो तुम्हारा एयरक्राफ्ट है वो तुम्हारा 3.8 जी, जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो प्लस 3.8 जी तक और फोर्स सह सकता है, ठीक है।
और अगर फ्लैप्स अप करके चलते हो तो तुम्हारा 3.8 जी, या फिर अगर माइनस नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव 1.52 जी तक के फोर्सेस वो और सह सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द विंग्स कैन सेफली हैंडल अप टू 3.8 टाइम्स ग्रेविटी विद द फ्लैप्स अप। क्योंकि यहाँ पे फ्लैप्स की बात हो रही है भाई, तो हम लोग यहाँ पे विंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है वो बताया हुआ है कि कितने वेट के एयरक्राफ्ट पे ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो जो विंग्स हैं वो तुम्हारे अगर फ्लैप्स ऊपर रहेंगे, जैसे ये तो तुम्हारा विंग्स है और यहाँ पे जो एक्सटेंडेड फ्लैप्स रहता है, अगर ये नहीं निकला रहेगा ऊपर अंदर रिट्रैक्टेड रहेगा, तो तुम्हारा जो 3.8 जी सह सकता है और 1.52 जी तक सह सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे फ्लैप्स डाउन है, अब वो डिपेंड करता है 10 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 30 डिग्री, ये 3 डिग्री ही होती है तुम्हारे सेस्ना 172 में, तो तुम्हारा 3.0 जी तक भी सह सकता है, ठीक है। अब द डिज़ाइन लोड फैक्टर्स आर 150% अबव एंड इन ऑल केसेस द स्ट्रक्चर मीट्स और एक्सीड द डिज़ाइन लोड्स। इसका मतलब होता है कि भले 3.8 जी है ना, लेकिन इसमें ये जो तुम्हारा डिज़ाइन बना है एयरक्राफ्ट का, ये आराम से 150% ज़्यादा सह सकता है, मतलब कि 1.5 जी ज़्यादा सह सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जैसे एयरक्राफ्ट कैन हैंडल 1.5 टाइम्स मोर ऑफ दीज जी लिमिट्स, मतलब 3.8 इंटू 1.5 इक्वल टू 5.7 जी। वो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, जो 3.8 है वो यहाँ आ गया और ये जो 150 का 1.5 है यहाँ आ गया। तो मतलब तुम्हारा 1.5 जी तक एक्स्ट्रा सह सकता है, पर एक सर्टेन लिमिट दे दिया गया है पीयूएच में कि तुम 3.8 जी के ऊपर मत जाना कभी। समझ गए बात मेरी। यूटिलिटी कैटेगरी का भी यही सीन है कि इसमें 1.5 जी तक और सह सकता है, लेकिन बस तुम्हें बता दिया गया है कि इसके ऊपर मत जाना। अब देख यूटिलिटी कैटेगरी का क्या सीन है, यूटिलिटी में तुम्हारा स्टंट होता है तो ऑफकोर्स इसमें जी फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए ऑलरेडी इसमें जी फोर्सेस ज़्यादा हैं और इस वजह से तुम्हारा यहाँ पे मिनिमम टेक ऑफ वेट कम कर दिया जाता है, क्योंकि तुम्हारा एयरक्राफ्ट लाइटर हो जाता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, वन लाइटर एयरक्राफ्ट यानी 2100 पाउंड्स मैक्स टू मैक्स एयरक्राफ्ट कैन हैंडल द हायर जी फोर्सेज ऑफ अबाउट 4.4 जी इंस्टेड ऑफ 3.8 जी। 3.8 जी पहले वाले का था, यहाँ पे 4.4 जी है, ठीक है। और विच इज़ वाई यूटिलिटी मैन्यूवर्स आर अलाउड ओनली एट लोअर वेट। देखा, विच इज़ वाई यूटिलिटी मैन्यूवर्स आर ओनली अलाउड एट अ लोअर वेट, क्योंकि वो लोअर वेट पर ही अलाउ करता है। ओके, सो यही है इसका कि 4.4 जी तक तुम्हारा सह सकता है फ्लैप्स अप के साथ, और -1.7 जी फ्लैप्स अप के साथ, क्योंकि पहले 1.5, यहाँ पे 1.52 था, यहाँ पे 1.76 है, और यहाँ पे 3 जी था, यहाँ पे 3 जी है, ठीक है, 3.0 जी। अब आता है काइंड ऑफ ऑपरेशंस लिमिट। अब देखो काइंड ऑफ ऑपरेशंस लिमिट्स पे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, द एयरप्लेन एज डिलीवर्ड इज इक्विप्ड फॉर डे वीएफआर, इट इज इक्विप्ड फॉर डे वीएफआर एंड मे बी इक्विप्ड फॉर नाइट वीएफआर एंड और आईएफआर ऑपरेशंस। जो होता ही होता है सीपीएल में, तुम्हें आईएफआर करना ही रहता है, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी करनी रहती है, तो भाई इससे हो जाती है, ठीक है। और ये जो मैंने अलग से टिक करा हुआ है भाई, इससे क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, इससे तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आइसिंग कंडीशंस में तुम्हारा फ्लाइट अलाउड है कि नहीं, तो हमेशा लिखना है प्रोहिबिटेड है, हमेशा, ठीक है। अब फ्यूल लिमिटेशंस में आ जाते हैं, तो तुम्हें पता ही है भाई, मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं कि 2 टैंक होते हैं भाई इसमें सेस्ना वाले में। एक टैंक का अनयूजेबल फ्यूल जो होता है वो 1.5 होता है, दूसरे टैंक का भी 1.5 होता है। इन दोनों को प्लस करोगे तो 3 गैलन्स आ जाता है, ठीक है। ओके, 3 गैलन्स आ जाता है तुम्हारा। और जो टोटल फ्यूल लिमिट होती है वो रहती है तुम्हारी 56, टोटल फ्यूल 56 आता है। अब 56 -3 करोगे तो तुम्हारा 53 आ जाएगा। तो ये रहता है तुम्हारा यूजेबल फ्यूल, और 3 होता है तुम्हारा अनयूजेबल फ्यूल, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 56 गैलन्स इज यूजेबल। जो कैसे बनता है, 28 एक टैंक में, 28 दूसरे टैंक में, इसको मिला के 56 बनता है। अब इसमें से अगर तुम -3 कर दोगे, जो कि तुम्हारा रहता है अनयूजेबल फ्यूल, क्योंकि 3 गैलन तुम्हारे, असल में तुम लोगों को पता होगा कि जो टैंक का जो बेस साइड होता है, मतलब टैंक के जो नीचे वाला होता है, रिजर्व ऑयल जहाँ पे जमा होता है, वो जगह यूज़ नहीं हो पाती है। जो उसका बॉटम होता है टैंक्स का, वहाँ तक जो रहता है फ्यूल पंप का पाइप नहीं जाता है, तो नीचे का जो कुछ फ्यूल रहता है उसी में पड़ा पड़ा रह जाता है, ठीक है। इसीलिए वो 1.5 गैलन्स का फ्यूल यूज़ नहीं हो पाता, वो पड़ा होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और नोट टू इंश्योर मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी। देखो, अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा फ्यूल कैपेसिटी मैक्सिमम भरे दोनों टैंक में, तो एक काम करना है कि जो तुम्हारा प्लेन है उसको ऐसे प्लेन ग्राउंड पे रखना, मतलब एकदम अच्छे से रखना। एक मतलब ऐसे ये ना हो कि तुम्हारा एक तरफ बैंक हो रहा है या दूसरी तरफ बैंक हो रहा है, या प्लेन का एक विंग एक तरफ झुक रहा है दूसरी तरफ झुक रहा है। और ये याद रखना कि फ्यूल सिलेक्टर कोई भी लेफ्ट और राइट और बोथ पोजीशन में रह सकता है। हालांकि तो इसमें लिखा है फ्यूल सिलेक्टर इन लेफ्ट और राइट पोजीशन, आई डोंट नो व्हाई, बट नॉर्मली इसको बोथ में रखते हैं। खैर,
टेक ऑफ एंड लैंड, बट तुम लोग ऐसे ही लिखना, फ्यूल सिलेक्टर इन लेफ्ट और राइट पोजिशन। टेक ऑफ एंड लैंड विद द फ्यूल सिलेक्टर विथ वाल्व इन बोथ पोजिशन। देखो एक तरीका है कि तुम जब टेक ऑफ करने वाले हो, इधर टेक ऑफ और इधर लैंड, तो हमेशा तुम्हें जो अपना फ्यूल सिलेक्टर है, फ्यूल सिलेक्टर का मैंने तुम्हें फोटो दिखाया होगा, फ्यूल सिलेक्टर ऐसे होता है और बीच फ्यूल सिलेक्टर तुम्हारा ऐसे होता है, और ये जो नॉब रहती है और बीच में तुम्हारा बोथ रहता है, इस तरफ लेफ्ट रहता है, इस तरफ तुम्हारा राइट रहता है, तो तुम इसको बोथ में ऐसे सीधे करते हो। और ऐसा ही होना चाहिए जब तुम टेक ऑफ करो यहाँ से या तो लैंड करो। उससे क्या होता है, जो तुम्हारे बोथ टैंक्स होते हैं उन दोनों में से फ्यूल वो एक ही बार में सक करता है अंदर। अब देखो क्या रहता है, ये चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये बनता है, जो मैक्सिमम स्लिप और स्किड ड्यूरेशन होती है विथ वन टैंक ड्राई, वो 30 सेकंड्स होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो। मान के चलो कि चलो मैं तुम्हें टेक्स्ट से बताता हूँ। देखो, इफ़ वन फ्यूल टैंक इज एम्प्टी, मतलब ये जो तुम्हारे दो फ्यूल टैंक है, अगर उसमें से कोई एक खाली हो जाए तो क्या होगा। एंड यू फ्लाई इन अ स्लिप बॉल टू वन साइड एंड स्किड। अब तुम लोग ने अगर नेविगेशन कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा स्लिप एंड स्किड एंड स्लिप इंडिकेटर क्या होता है। इसमें एक बॉल होती है और ये तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट है किस तरफ मुड़ा हुआ है, किस तरफ स्किड कर रहा है, किस तरफ स्लिप कर रहा है। तो जो बॉल वाला रहता है, अगर वो बॉल जो तुम्हारी एक है इसके अंदर, अगर वो इस तरफ आ जाए पूरी, है ना, और जो तुम्हारा रडर है वो दूसरे तरफ का रहे, और तुमने बहुत ज़्यादा रडर दे दिया, मतलब रडर तुम्हारा ऐसे पैडल वाला होता है, अगर तुमने एक तरफ का रडर बहुत ही ज़्यादा दे दिया है, प्रेस कर दिया है, मोर देन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से ज़्यादा, तो जो तुम्हारा फ्यूल रहेगा जो अदर टैंक में, मतलब देखो एक टैंक तो तुम्हारा खाली हो गया है, तभी तो ये क्वेश्चन बन रहा है। एक टैंक तो तुम्हारा खाली है, जो जो दूसरा टैंक है जिसमें तुम्हारा फ्यूल भरा हुआ है थोड़ा सा, उसका जो, जैसे मान के चलो यहाँ से तुम्हारा फ्यूल का जो पाइप लगा है, यहाँ से आ रहा है फ्यूल का पाइप, है ना, ये इधर का, इसका ये तो पूरा खाली हो गया, इधर का जो फ्यूल का पाइप आ रहा है। अब अगर तुम मान के चलो तुमने बैंक कर दिया अपना प्लेन, तो जो तुम्हारा फ्यूल है वो तो इस साइड आ जाएगा और ये पूरा खाली हो जाएगा जगह, तो क्या होगा फिर, तुम्हारा इंजन को फ्यूल नहीं जाएगा, और उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो इंजन है वो स्टार्व हो जाएगा फ्यूल से, और फिर वो एयर सक कर लेगा। तुमने सुना होगा कभी, अगर तुम कभी लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम कभी अपने गांव गए होगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास एक घर पे जनरेटर होगा या फिर कुछ भी होगा, जिसमें क्या रहता है, कभी कभी तुम बाइक चलाओ तो भी होता है ना, बोलते नहीं कि जो तुम्हारा इंजन है उसने हवा खींच लिया, हवा ले लिया इंजन, तो बेसिकली वही होता है तुम्हारे इसमें भी, कि तुम्हारा जो फ्यूल होता है, फ्यूल की जगह तुम हवा खींच लेता है तुम्हारा इंजन, बेसिकली दिस इज व्हाट। और इससे क्या होता है, तुम्हारा शट डाउन हो जाता है फ्यूल, ओ सॉरी शट डाउन हो जाता है तुम्हारा इंजन, क्योंकि क्या रहता है ना कि तुम्हें इंजन चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए रहती है, एक तुम्हें चाहिए रहता है एयर और एक तुम्हें चाहिए रहता है फ्यूल। अब तुम्हारा एयर तो फुल आ रहा है बट तुम्हारा फ्यूल आ नहीं रहा है, उससे क्या होगा, तुम्हारा कंबर्सन नहीं होगा पिस्टन्स के अंदर, ये जो तुम्हारा पिस्टन है इसके साथ जो शाफ्ट लगा हुआ है, ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। अब इसके क्या रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा कंबस्ट होकर फिर तुम्हारा गैस निकलता है बाहर से, और इधर से तुम्हारा फ्यूल आता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे वो कंबस्ट हो नहीं पाएगा, वो गैस वाला आग से निकल नहीं पाएगा, वो तुम्हारा काला धुआं बन नहीं पाएगा, उस वजह से क्या होगा कि तुम्हारा इंजन जो होगा वो बंद पड़ जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है वो कि मैक्सिमम स्लिप और स्किड ड्यूरेशन, अगर तुम मान के चलो कि अगर तुम्हें बैंक करना भी पड़े, जैसे अगर तुम्हें एक तरफ का बैंक करना पड़े अपना विंग, यानी तुम्हारा फ्यूल सारा इस तरफ आ जाएगा, अगर तुम्हारा टैंक इधर है तो तुम्हारा फ्यूल इधर आ जाएगा और ये जगह पूरी खाली हो जाएगी, है ना। तो इसको तुम ऐसे करना है कि 30 सेकंड से ज़्यादा ना होए, वरना फिर क्या होगा कि तुम्हारा वो स्टार्व हो जाएगा इंजन, फ्यूल नहीं मिलेगा। बेसिकली दिस इज व्हाट इट मीन। ऑपरेशन ऑन ईदर लेफ्ट और राइट टैंक लिमिटेड टू लेवल फ्लाइट ओनली। अब देखो क्या रहता है, इफ़ यू आर फ्लाइंग विथ ओनली वन टैंक लेफ्ट, यानी तुम्हारा दो टैंक है ना, और तुम्हारा एक टैंक खाली हो गया, तुम्हारा एक ही टैंक बचा है, तो क्या रहेगा कि विदाउट स्किड एंड स्लिप एंड बैंक फॉर कंटिन्यूड फ्लो ऑफ फ्यूल टू इंजन। मतलब कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो तुम्हारा विंग है तुम्हें उसको सीधा रखना है, हमेशा सीधा रखना है। जो मैंने बात बोली ना कि एक तरफ बैंक करोगे तो तुम्हारा फ्यूल एक तरफ आ जाएगा टैंक में, एक तरफ झुक जाएगा, तो वही है कि तुम्हें फ्यूल को अगर सीधा रहे, तुम्हारे फ्यूल हमेशा जाता रहे इंजन में, इसलिए तुम्हें अपना जो ये विंग है उसको एक तरीके से सीधे लेवल में रखना है। अब देखो, विथ वन फोर्थ टैंक और लेस, प्रोलॉन्ग्ड अनकोऑर्डिनेटेड फ्लाइट इज प्रोहिबिटेड व्हेन ऑपरेटिंग ऑन ईदर लेफ्ट और राइट विंग। अब देखो क्या मतलब होता है, अगर तुम्हारे टैंक में सिर्फ 25% फ्यूल बचा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारी जो फ्लाइट है वो प्रोहिबिटेड हो जाती है व्हेन ऑपरेटिंग ऑन ईदर लेफ्ट और राइट टैंक। मतलब अगर तुम्हारे पास दो टैंक है ना, और इसमें तुम्हारा सिर्फ 25% फ्यूल बचा हुआ है, तो तुम ऑपरेट नहीं कर सकते फ्लाइट को, फिर वो फ्लाइट रद्द कर दी जाती है, क्योंकि क्या रहता है, मतलब बेसिकली 25% तेल के साथ कौन ही कूदता है हवा में भाई, है ना। बेसिकली दिस इज व्हाट मीन, क्योंकि लेस फ्यूल इक्वल्स टू मोर लॉसिंग इनसाइड फ्यूल टैंक। क्या रहता है ना कि अगर तुम्हारे पास फ्यूल ही लेस है तो ऑफकोर्स अगर तुम इधर उधर मुड़ोगे, अगर तुम डाउनविंड लेग में घूमोगे, या फिर जैसे ये जो तुम्हारा पैटर्न रहता है, अगर तुम इधर से इधर गए तो तुम्हारा एक तरफ फ्यूल झुक जाएगा इस तरफ, अगर तुम इधर से इधर आ रहे हो तो तुम्हारा इस तरफ फ्यूल झुक जाएगा। बेसिकली मैं तुम लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ कि किधर भी झुक सकता है, और उससे तुम्हारा इंजन पे दिक्कत आ सकता है, तुम्हारा इंजन मिड एयर बंद हो सकता है।
सो दिस इज व्हाट इट मीन कि हायर रिस्क ऑफ अनकवरिंग द फ्यूल पिकअप फ्रॉम फ्यूल पाइप। अब देखो, फ्यूल रिमेनिंग इन द टैंक आफ्टर द फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर रीड्स जीरो, रेड लाइन। देखो ऐसा होता है कि हम लोग ने पढ़ा था ना कि टैंक में हमेशा बॉटम में कुछ ना कुछ फ्यूल बच जाता है, 1.5 गैलन या 1.5 गैलन इतना बचता है। तो यही कह रहा है कि अगर जो तुम्हारा 1.5 गैलन बचा भी है तो भी तुम्हारा जो इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर, वो उसको ज़ीरो रीड करेगा, क्योंकि उतना वो रीड नहीं करता है। और वो 1.5 के साथ, इस 1.5 के साथ तुम हवाई उड़ान नहीं भर सकते हो, बिकॉज कैन नॉट बी सेफली यूज इन फ्लाइट, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हो पाएगा भाई। खैर, अब आ जाता है अप्रूव फ्यूल ग्रेड्स एंड कलर्स। देखो, तुम्हारे दो टाइप के फ्यूल होते हैं इसमें, एक 100 LL ग्रेड एविएशन फ्यूल और 100 ग्रेड एविएशन फ्यूल ग्रीन वाला। अब जो ये वाला जो है ब्लू वाला, वो तुम लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते होगे, आई नो। उसमें विंग्स में कोई ऐसे फ्यूल ड्रेन करता है तो उसमें देखना उसका जो फ्यूल रहता है वो ब्लू रंग का रहता है। सो यही वाला फ्यूल होता है 100 LL ग्रेड एविएशन फ्यूल। अदर लिमिटेशंस क्या होती है? अब देखो, तुम्हारा अप्रूव टेक ऑफ रेंज। देखो, जो तुम्हारा टेक ऑफ करना रहता है, कभी भी ऐसे तुम्हें यहाँ से टेक ऑफ करना है तो तुम्हारा जो फ्लैप्स होना चाहिए वो हमेशा 10 डिग्री पे होना चाहिए। देखो, फ्लैप्स का क्या है, दो टी तुम्हारा ना, फ्लैप्स के लिए 3 सिलेक्टर होते हैं। मतलब फ्लैप्स तुम इन 3 लेवल में कर सकते हो इन द सेस्ना 172, है ना। तो जो तुम्हारा टेक ऑफ के लिए होना चाहिए फ्यूल, टेक ऑफ के लिए तुम्हारा जो फ्लैप होना चाहिए वो होना चाहिए 10 डिग्री। और जो तुम्हारा लैंडिंग के लिए होना चाहिए वो ईदर तुम 20 रख सकते हो या ईदर तुम 30 रख सकते हो, मतलब 10 भी रख सकते हो। पर 10 यूज़ नहीं होता है, बेसिकली 20 और 30 ही यूज़ होता है। अब इसने दे दिया वो अलग बात है, ठीक है। तो तुम देखना, लैंडिंग के लिए अगर पूछे तो तुम लिख देना कि 0 से 30 तक तुम कोई भी फ्लैप्स यूज़ कर सकते हो, बस टेक ऑफ के लिए तुम्हारा 0 से 10 के बीच में यूज़ होना चाहिए फ्लैप। ओ भाई, इधर तो भाई ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नॉर्मल नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें इसमें टिक करके रखी है, जो इंपॉर्टेंट है वही तुम पढ़ो। जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, हाँ, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इसे क्वेश्चन एक बना है मेरे भाई, देखो। कैलिब्रेशन कार्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इन 30 डिग्री इंक्रीमेंट्स। ये तो तुम्हारा होता है कैलिब्रेशन कार्ड, ही होता है तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास है। तुमने अगर नेविगेशन पढ़ा होगा तो तुमने ये देखा होगा, ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। सो ये कैलिब्रेशन कार्ड होता है, वो तुम्हें प्रोवाइड किया जाता है टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन 30 डिग्री इंक्रीमेंट्स, ठीक है। और आगे देख लेते हैं बस। सो भाई, तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। सो दिस इज योर पर्सनल एविएटर भैया, मन है, ठीक है। और तुम्हारा सेक्शन 2 होता है एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई।